महापुरुष है या कोई भी संगठन है या कोई भी व्यक्ति है, जब भी वो किसी चीज का विरोध करता है, विरोध भी प्रायोजित हो सकता है। ये बात बहुत समझने की बात है। ये जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी पद्मावत करके, पद्मावती कर दिया तो 2 करोड़ रुपया उस कौन था उसका, राजकुमार संतोषी था शायद उसका, जो वो था इसने मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाई, मतलब जो उसका डायरेक्टर था ना राजकुमार संतोषी तो घातक वाला था। ये है एक नया वही था लीला भंसाली, हाँ, संजय लीला भंसाली, संजय लीला भंसाली, संजय लीला संजय लीला भंसाली। मतलब जब वहाँ कुछ बातें निकल के आई थी, करणी सेना को 2 करोड़ रुपया दिया गया था विरोध करने का, क्या बात है। कि पब्लिक के अंदर विरोध जाएगा तो अब वहाँ 2 तबके होंगे। खुद राजपूतों के अंदर एक जिज्ञासा आएगी कि यार ऐसा इसमें क्या है, क्योंकि विरोध ज़्यादा स्पीड से चलता है। जो समर्थन है और जो सहयोग है वो ज़्यादा स्पीड से नहीं चलता कभी भी। विरोध जब हो रहा होता है, जैसे गांव घर में अगर कोई फंक्शन हो या नाच गाना चल रहा हो, उस पे पड़ोसी कभी नज़र नहीं डालते, पर अगर आपकी लड़ाई बच जाए तो दीवार पे से उठ उठ कर देखेंगे कि क्या हो रहा होता है। विरोध को ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। तो कोई भी मूवी अगर बॉलीवुड के अंदर विरोध हो रहा है तो मतलब वो प्रायोजित है। चाहे पीके का विरोध था जिस टाइम पे आमिर खान का हुआ, ठीक, और अभी ये जो विरोध है ये मतलब इसका संजय लीला भंसाली वाला था पद्मावत का। 2 करोड़ रुपए दिए, नाम चेंज करके पद्मावत कर दिया, ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन रहे हैं। हम बायकॉट पद्मावती लिख रहे हैं, बायकॉट तो पद्मावत मतलब प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हैशटैग जितना जा रहा है वो देख रहे हैं कि इतने लोगों तक वो पहुंच चुका है। अभी जैसे हम एनडब्ल्यूओ का वो करते हैं, विरोध करते हैं, तो अल्टीमेटली हम उनका प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब इसको आप केवल विरोध तक ना मानिए, इसके दोनों पहलू हमको देखने पड़ेंगे कि हम उसका विरोध करते करते हम उसकी पब्लिसिटी करते हैं। कई बार आपने नरेंद्र मोदी को देखा होगा कि वो ऐसी भाषा बोलता है जो एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बहुत ठोस पहुंचाती है। जैसे एक बार उसने पानीपत की रैली में जब वो बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोला, उसने बोला बेटी बचाओ बेटी पटाओ, जानबूझकर बोला उसने। अगर उसने वो जानबूझकर नहीं बोला तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी देशवासियों से कि भाई मेरे से गलती से निकल गया, मेरे वो शब्द था। और जब लोगों ने उसका मुद्दा बना लिया कि बेटी पटाओ बोल रहा है तो वो नौजवानों को मतलब गलत संदेश दे रहा है। मतलब वो दोनों काम कर रहा है, नौजवानों को संदेश भी दे गया, जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, उस पे विरोधी भी उसको प्रमोट कर रहे थे बेटी पटाओ कह करके कि उसका विरोध के नाम पर। मतलब आजकल हम लोग भी मान लो अगर बार बार नाम लेंगे उसका और उसका नाम लेकर के, इसीलिए तो हम उसको फिर मोगली अडानी का पालतू ऐसे करके बोलते रहते हैं, जानबूझ के नाम नहीं लेते हैं। लेकिन जब आप बार बार उसका नाम लेंगे तो अल्टीमेटली आप उसका प्रमोशन कर रहे हो कुल मिला करके, क्योंकि सामने वाले आदमी को नाम स्ट्राइक कर रहा है बार बार। आपने जो पूरी बात बोली है वो पहली बार सुनी है, लेकिन वो नाम उसने 10वीं बार सुन लिया, 15वीं बार सुन लिया, 1000वीं बार सुन लिया, वो पक्का हो रहा है उसका। तो अल्टीमेटली वो भी है। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त पे अब ये किसी आर्य समाज का विरोध या वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि जब उस टाइम पे भारत एक तरह से गुलाम है और भारत के अंदर जो मीडिया है, भले ही वो रेडियो हो, क्योंकि रेडियो के जो वेव्स हैं वो 1918 में लॉन्च हुआ, मान लो रेडियो वेव्स, उससे पहले का जो है वहाँ लिखित में अखबारों के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से या कुछ किताबों के माध्यम से भारत का विवरण आ रहा है। आपके पुरखों को आप मुझे बता दो, आपके गांव में, आप तो राजपूत हैं, आपके गांव में आपके परिवार में कितने परिवार सती हुए हैं, कितनी स्त्रियां सती हुई? ये तो मैंने अपने जगह से पूछा फिर। हाँ, तू वहां से बता जहां से हम जहां से शुरू से ला, कोई तो कहीं कोई सती नहीं मिलेगी। जब आपके यहाँ सती नहीं मिलेगी, और राजपूतों में नहीं तो फिर तो किसी में पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो सती प्रथा कहाँ से आया? वो तो राजा राम मोहन राय ने प्रायोजित किया, वो राजा राम मोहन राय को प्रायोजित
उसने नौटंकी किया। जैसे आज के टाइम पर कोई भी आदमी जो सरकार का ही नुमाइंदा होता है, वो सरकार की ही किसी पॉलिसी का या समाज की किसी बात का विरोध करता है, जबकि वो बात होती नहीं है। हाँ, जैसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, समाज में कहीं नहीं है, कहीं दिखेगी नहीं। समाज में कहीं भी नहीं है, वो केवल मीडिया में ही है। केवल सोशल मीडिया पे है और या मेन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की बयानबाजी में है। जहां आपके साथ कोई मुसलमान रह रहा है वहां कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूपी के वेस्टर्न यूपी में भी हमने जाके देख लिया, झारखंड भी देख लिया, छत्तीसगढ़ भी, जहां मुसलमान है वेस्टर्न यूपी तब बैठे हो, मतलब कहीं पर भी वो मुद्दा नहीं है, लेकिन वो चल रहा है, उन्होंने वो चलाया है। रीजन क्या है कि उसी के नाम पर वो सद्भावना दिवस मना लेंगे। थोड़ा बहुत आया है ना ये मुद्दा, हाँ, वो उनके बोलने के कारण बोलने के, मैं वही कह रहा हूँ ना, बोलने के बोलने के कारण आया, नई जनरेशन को उन्होंने फीड किया। और जब हम जैसे लोग इसके ऊपर बोलते हैं विरोध में, तो भी हम उसी एजेंडे को हवा दे रहे होते हैं। मतलब अगर आप सद्भावना दिवस मनाओगे तो भी आप ये कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल। जब आप ये कहते हो कि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, तो भी आप ये कह रहे हो कि ये है। इसलिए जब उन्होंने आपके अभी आपको पता चलेगा कि जब आज आपको अल्ट्रासाउंड करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है और आपको रजिस्टर होना जरूरी, आपको बताना है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, अब आपको समझ में आएगा कि भ्रूण हत्या की नौटंकी और उसका विरोध सरकार ने जानबूझकर हम लोगों के वो मॉनिटर करने के लिए लेकर के आई थी। कोई लड़कियों की हत्या नहीं हो रही थी। आपके घर में किसी को लड़की की हत्या करते देखा? आपने देखा? किसी ने देखा? मेरे घर में 6 बुआ हैं, मेरे घर में 10 बहनें हैं मेरी, हमारे तो घर में नहीं हुआ कभी कि लड़की की हत्या कर दी जाए। कानून उसके बाद हुई शुरू। उसके बाद शुरू हुई। यानी सरकार जब कह रही है कि आप भ्रूण हत्या कर रहे हो, तो लोगों को लगा ये किया जा सकता है। कानून पहले कोई नहीं कर रहा था, उन्होंने आइडिया दिया आपको। जब सरकार आपको कहती है हम नशा मुक्त करना चाहते हैं, तो आप समाज को यह बता रहे होते हो कि नशा है, नशा कराया जा सकता है। करा जा सकता नहीं, नशा है। यानी आप मान रहे हो कि नशा है, ताकि नशे की पोजीशन को नॉर्मलाइज किया जा सके। न्यू नॉर्मल की नशा बहुत है, सरकार एजेंडा चला रही है। अदरवाइज वही सरकार नया ठेका खोल रही है। उसी दिन उसी अखबार के पन्ने के ऊपर पहले आ रहा है मुख्यमंत्री की स्पीच या उसका भाषण की, वो नशे के खिलाफ बोल रहा है, और उसी में कोने पर नशे का विज्ञापन, ठेके का विज्ञापन आ रहा है, वही लाइसेंस दे रहा है नया। लाइसेंस वाले जो ठेके हैं वो तो जैसे अमृत बांट रहे हैं बिना लाइसेंस वालों का। तो इसलिए ये जो बात हम कह रहे थे कि जिस वक्त अगर हम दयानंद सरस्वती जी की अगर हम बात करते हैं, जिस वक्त वो समाज को जगाने के लिए निकले हैं, उस वक्त समाज में रूढ़िवादिता नहीं है। मेरे गांव में तो नहीं थी। कहां थी बताओ? मूर्ति पूजा कहां थी? मेरे गांव में कोई मूर्ति पूजा नहीं थी जनाब। मेरे गांव में ना राम का पता था मूर्ति क्या होती है, ना लक्ष्मण का पता था मूर्ति क्या है, ना कृष्ण की मूर्ति थी आपके गांव में कोई मूर्ति? उस टाइम पता नहीं, अब बैठ आप अंदाजा लगाओ ना। आप यार आप उससे अंदाजा लगाओ ना कि जब आप छोटे थे तो आपके गांव में कितनी मूर्तियां थी, उससे लगा लो ना अंदाजा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाँ, तो शिव की परंपरा है, तो शिवलिंग है बस। शिवलिंग है ना, शिव की मूर्ति तो नहीं है ना। वो सांप वाला, नाग वाला, वो गले में पड़ा हुआ, वो जटा से ऐसे कोई मूर्ति नहीं है। दो स्थान है, खेड़ा और शिवलिंग है ना। वहां है, मतलब शिव का मंदिर है तो वहां शिवलिंग है, या खेड़ा है तो खेड़ा स्थापित किया हुआ है गांव वालों ने, और या फिर आपके पितरों के लिए खेत के अंदर 2 ईंट रखी हैं, 4 ईंट रखी हैं, 2 से 2 ऐसे। इसके अलावा बताओ पूजा का स्थान क्या है? माता है, चौथा स्थान गांव के चारों तरफ, गांव की रक्षा के लिए माता है। और हर गांव हाँ वो ईंट ही है खाली, हर गांव हर खेड़े में केवल वही हैं। तो वो मूर्तियां कहां हैं? वो मूर्तियां आर्य समाज ने तो खत्म नहीं करी हैं, वो थी ही नहीं भाई साहब। मतलब आप अंदाजा लगा के देखो ना, आप बताओ ना आपको कहां थी वो मूर्तियां? जब मेरे गांव में नहीं, आपके गांव में, आपके थे कबीलों में कहीं मूर्तियों की कोई पूजा होती है? कहीं आज भी नहीं होती आपके कबीलों में तो मूर्तियों की पूजा। आप तो प्रकृति को मानने वाले लोग, हम भी प्रकृति को मानने वाले। सूर्य को बोलना, राम को बोलना, जयराम जी की, पशुओं को भी पूजा करना, है ना, पानी की पूजा करना, अपना जो भी हल है उसकी पूजा करना, अपने जो भी अपना जो हथियार है उसकी पूजा करना, जिस चीज से अभी आप जीवन यापन कर रहे हो उसकी पूजा करना। हमारे यहाँ मूर्ति नाम की कोई चीज है ही नहीं है। तो मूर्ति पूजा कहाँ है जिसका खंडन वो कर रहे हैं?
और आपको बताया जा रहा है कि रूढ़िवादिता थी उस वक्त। कहाँ थी? कौन सी रूढ़िवादिता थी? जिसको आप परंपरा कह रहे हो वो रूढ़िवादिता नहीं है जनाब। अभी जो हमने डिस्कशन किया है लड़कियों की पोजीशन के ऊपर, महिलाओं की पोजीशन के ऊपर, हमने जो अपनी ट्रेनिंग में डिस्कस किया है या जो भी हम अपनी बात कर रहे हैं वो था ही नहीं। इसका मतलब है कि जो पुराना भारत है उस भारत की गरिमा का खंडन करने के लिए, उससे दूर हटाने के लिए, ताकि उसके ऊपर हमें शर्म आए कि हम गरीब थे, ताकि उसका हम जिक्र ना करें, ताकि उसके ऊपर गर्व करके हम अगली पीढ़ी को ना बताएं, तो हम ये बताएंगे कि तुम गरीब थे, तुम सती प्रथा में थे, तुम मूर्ति पूजा में थे, तुम आडंबरों में थे, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे ही नहीं कहीं पे यार। गांव में पंडित जी हैं, वो पंडित जी हैं, पंडित जी की पूरी इज्जत है, कोई दिक्कत नहीं। दादा कह रहा है सारा गांव, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आडंबर नाम की कोई चीज है ही नहीं है। नहीं, इसमें एक बात ये हो सकता है जी, जिन व्यक्तियों ने ये प्रोपोगंडा चलाते हैं, दयानंद जी ने कुछ और कहा हो, फिर उन्होंने उसको मैनिपुलेट कर, पूरी पॉसिबिलिटी है, प्रचारित आगे कुछ और हो गया। हाँ, ये पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो जो परंपरा में लेकर के जा रहे हैं ना बात को, भाई नहीं, परंपरा में तो अब ये जो संगठन बन गया है उनके नाम से या किसी भी मतलब महापुरुष वो के नाम से, उनकी बात को एग्जैक्ट हूबहू तो लेके जा ही नहीं सकता। एज इट इज तो किसी को पता नहीं क्या बोला उन्होंने। हाँ, उनके मन में क्या था वो भी नहीं। भाई जैसे मान लो आज हम JSM को चला रहे हैं, मान लो अभी हम उसको अंदर काम कर रहे हैं, अगर हम सब कुछ ओपन करते हैं तो सिस्टम को भी पता है, सब कुछ ओपन नहीं करते हैं तो जिसके ऊपर ट्रस्ट है केवल उसके साथ बात करेंगे। कुछ चीजें तो आपके साथ डिस्कशन भी नहीं होंगी कि जब इस लेवल पे हमारा संगठन आ जाएगा तब डिस्कस करेंगे, वो ब्लूप्रिंट पे पड़ा हुआ है। और ब्लूप्रिंट रोज बदला जा सकता है, क्योंकि जैसे सिचुएशन बदलेगी वो बदला जाएगा। अभी के सिचुएशन, आज जो बातें समझ में आई हुई है वो, और कल को जो बात समझ में आएगी कल की। तो जो एक्चुअली हम सोच रहे हैं वो किसी को नहीं पता है, और जो हमने डिलीवर किया है किसी ट्रेनिंग में हम पूरी बात डिलीवर कर ही नहीं पाए हैं, और सारी ट्रेनिंग्स को सुनने का किसी के पास समय नहीं है। तो एग्जैक्ट कोई कैसे बताएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं? किसी ने एक वीडियो सुन ली 10 सेकंड की, वो उसके ऊपर एनालिसिस करने लग जाएगा। कोई मान लो किसी ने सरकार के विरोध में कोई कड़ी बात बोल रखी है, उसने वो 10, 20, 50 सेकंड की कोई वीडियो सुन ली, तो उसको लगेगा देवेंद्र बहुत बदतमीज आदमी है। कहीं उसने एजुकेशन वाला वो देख लिया अपनी ट्रेनिंग, वो कहेगा देवेंद्र बहुत बढ़िया एजुकेशन का बड़ा मास्टर आदमी है। कहीं पर वो पॉलिटिकल बात करता हुआ दिखाई देगा कि ये तो राजनीति करेगा। किसी को दूसरी चीजें बात करते लगे, अब मैंने जैसे अभी स्वामी दयानंद सरस्वती पे बोल दिया, वो को लगा तो आर्य समाज का विरोधी है। कहीं पे मैं कह दूंगा कि यार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाले पॉइंट पे जैसे खट्टर को वापस लेनी पड़ी अपनी वो, क्योंकि पूरे के पूरे संगठन उसके विरोध में खड़े हो गए हैं। अगर उस तरह की बात करने लगेंगे तो इस समाज का एक तबका खिलाफत हो जाएगा कि तुमने ये लाइन कैसे बोल दी। वो छोटे टुकड़ों से आदमी का अंदाजा लगाते हैं। तो हो सकता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहीं कहीं पर कोई बात ऐसी कही हो जिससे उनका टुकड़ा उठा करके किसी को याद रह गया, और उसने अगली पीढ़ी को उसी टुकड़े को एक्सप्लेन कर दिया, पूरी बात एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। एज अ होल उस पूरे सिस्टम को समझने के लिए तो आपको वो समझना पड़ेगा ना कि उन्होंने क्या किया। हाँ, वेदों का प्रचार किया। वेदों का प्रचार अगर लिख करके करने लगेंगे तो वहीं पर हमारी बुद्धि खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। लिखना जो द्रव्य और दृश्य, जो ये विजुअल और जो चिंतन में है वो तो लिखने में आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। ये तो मैंने देखा, आपने अनुभव किया आपने। हाँ, ऑडियो विजुअल जो जितने भी वो होंगी ना एड्स हैं, जैसे स्कूल में आपने टीवी DTH लेकर के आ गए, आपके बाहर वो टीवी पे लगा पड़ा है कि ना, मोबाइल पे लगा हुआ है। जो आदमी देख करके अंदाजा लगाने लग गया वो तो फिर समझो बर्बाद समझो। और हमारी पीढ़ी का अंदाजा इस बात से लगा हुआ, एक फिल्म आई अभी थोड़े दिन पहले छावा करके, छावा, उसमें किसी खजाने का जिक्र है, ठीक है, ग्वालियर के आसपास, इस किले के आसपास यहाँ खजाना इतना दबा हुआ था। वो फिल्म देख करके वहां के ग्रामीणों ने वो किले के आसपास की सारी जमीन खोद डाली। अच्छा, 20-25 एकड़ जमीन खोद डाली। पेपर में भी आया था। क्यों? वो उसको सच मान रहे हैं फिल्म को। और फिर वो छपा कि कितने मूर्ख लोग थे। मतलब जो सिद्धांत से बाहर। देखो, मेरे सामने कोई श्लोक आ गया, मैं जब उस श्लोक को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं अपनी बुद्धि के मुताबिक करूंगा। बिल्कुल, ये है मेन बात। और मेरी बुद्धि जो बताएगी, आपकी बुद्धि उससे कम ग्रहण करेगी, ये कन्फर्म है। तो जब आप उसे एक्सप्लेन करोगे तो उससे कम एक्सप्लेन करोगे और उससे कम करोगे। इसीलिए तो फिर ये नहीं कहा जाता था ना कि आप ऐसे आगे जाकर के ऐसे बताते जाओ। वो गुरु
पूरी तरह से पहले उस शिष्य को तैयार कर रहा है कि जो बोला जाए वही समझे। जो ये प्रकृति से कनेक्शन है, जो परमात्मा से कनेक्शन है, एकमात्र ये रास्ता है कि आपको जो बोला जाए आप वही समझ लो। अदरवाइज अगर बुद्धि से आप काम लोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। नहीं होगा। उसी स्तर पर बैठा आदमी ही उसी स्तर की बात को समझ सकता है, और इवन वो बात भी उसके दिमाग में आ जाए जो बोली नहीं गई है, मैंने केवल सोचा भर है, और वो आपको सबको पता चलेगा केवल तब जब यू आर कनेक्टेड। पॉसिबल ही नहीं है अदरवाइज। और वो केवल तब है जब हम उस मानसिक स्तर को इस लेवल पे उठा दें। उस मानसिक स्तर पे उठाने के लिए किसी ने कुछ किया नहीं, क्योंकि भाषण से मानसिक स्तर ऊपर नहीं उठता है। वो जो ज्ञान है ना, वो तो बुद्ध की तरह एक झटके में आता है। वो जो चीज़ है ना, जो वो तो एक झटके में आती है। इसीलिए अगर अगली पीढ़ियों को भी अगर कुछ देना है, या मतलब एक्चुअली हम उनको कुछ देना चाह रहे हैं ना, तो उसका रास्ता केवल उस लेवल पर उनका कनेक्शन बनाने का है प्रकृति से। मतलब और कोई रास्ता नहीं है। समझा के आप उनको किसी दिशा में नहीं लेके जा सकते। वो डर से तभी मुक्त होंगे और लालच से। ये दो चीजों से मुक्त होना सबसे पहली कंडीशन है, कुछ भी बड़ा क्रांतिकारी करने से पहले। लड़ और लालच से, ये चीज से मुक्त नहीं हुए तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी महान पुरुष हुए या जो भी चीजें हमें उधर से मिल रही है पुराने समय से, उसमें कहीं ना कहीं कुछ साजिश भी है और कंसेप्ट चेंज भी हो रहा है। जिसको सिस्टम ने महापुरुष बनाया है, जिसका म्यूजियम सिस्टम ने बनाया है, जिसके लिए सिस्टम सरकार बैठ करके ये कह रही है कि ये महापुरुष है, वो महापुरुष नहीं है। अच्छा। और असली महापुरुष कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके नाम पर कुछ भी हो, कभी भी नहीं चाहेगा। और यहाँ तो भयंकर कट्टरता आ जाती है लोगों जो रियल महापुरुष है ना, वो हमेशा ये कहेगा कि मेरा नाम जल्दी से काटो, इस चीज से मेरा नाम नहीं जुड़ना चाहिए। जो सही आदमी होगा, जो कनेक्टेड आदमी, क्योंकि आदमी के पीछे भाग लेते हैं लोग। जैसे मूर्ति पूजा का विरोध करते करते आर्य समाजियों ने महर्षि दयानंद सरस्वती की मूर्ति की पूजा चालू कर दी। मूर्ति की स्थापना कर दी ना उन्होंने। कॉलेजों के बाहर बीच में मूर्ति की स्थापना कर दी, और उस पर माला चढ़ती है। जब दयानंद की मूर्ति कहीं है क्या उसकी? हाँ, कॉलेजों में है नहीं, कॉलेजों के बाहर झंडे पे है उनका फोटो, उस पे है। फोटो तो अलग चीज है। तो फोटो और मूर्ति और फर्क क्या है? चित्र तो अरे नहीं, चित्र ही मूर्ति है। फिर राम के चित्र को क्यों फिर गलत कर रहे हो? गलत क्यों कर रहे हो? चित्र ही मूर्ति है। अगर उनका फोटो आपने घर में टांग लिया, अगर आप उनको मतलब इस तरह से पूज रहे हो, अगर आप उनके सामने हाथ भी नमन भी कर रहे हो, तो भी वो अपमान है उनकी उस मूर्ति पूजा का। जब तक वो महापुरुष जीवित है, उसको प्रणाम करना, नमन करना, वंदन करना ठीक है। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज एक्चुअली वो तो इस पे भी नहीं जाएगा। आपने देखा होगा जो थोड़े ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं, वो तो कोई उनके चरण स्पर्श भी कर रहा है तो वो आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। मतलब वो नॉर्मल ऐसे ही रहते हैं कि मतलब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह ये आदमी ना ही छुए तो ठीक है। ये बेसिकली आप देखो, कुछ लोग तो श्रद्धा में या उनको ऊर्जा मिलती है इसलिए वो करते हैं। कुछ लोगों को प्रेम भाव में करते हैं वो, कि किसी तरह से कनेक्ट होने का कोई जरिया ढूंढ लेते हैं वो। अदरवाइज आपको फॉर्मेलिटी वश तो करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी गुरु मान गया, किसी को भी वो मान करके मानने की जरूरत नहीं है। तो वो कभी चाहेगा ही नहीं कि फॉर्मेलिटी से ये सब हो। और जो आदमी अपनी श्रद्धा से कर रहा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है मतलब कि सामने वाला उसको देख भी ले। वो दूर से बैठ के भी नमन कर सकता है, वो मन मन में भी नमन कर सकता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो महापुरुष होगा उसे पता है कि यदि इन्होंने अपनी वार्ता में, अपनी बातचीत में उस महापुरुष का नाम लेना चालू कर दिया, तो अल्टीमेटली वो उस महापुरुष को उस विचार से बड़ा बना देंगे। बिल्कुल। और वो विचार गौण हो जाएगा, व्यक्ति बड़ा हो जाएगा, और वहीं गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। ना व्यक्ति बड़ा है, ना समूह बड़ा है, ना सिस्टम बड़ा है, बड़ा केवल वो विचार है। और वो विचार, ये विचार नहीं है कि आपने कुछ लिख दिया और वो विचार वो ऊपर से आता है विचार, वो विचार बड़ा नहीं, वो भी तो समय समय पर नया आता है जी। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो बोला जाता है ना विचार बड़ा है, विचार वो बड़ा है जो आ रहा है अपने आप। विचार वो बड़ा नहीं है जो हमने बोल दिया या हमने संगठन ने लिख दिया या जो हमने वो कर दिया। विचार वो बड़ा नहीं है। वो सारा मिसकंसेप्शन में उलझे पड़े रहते हैं।
संगठन के आगे व्यक्ति गौण है, ये है संगठन। संगठन किसका? उनका संगठन जिनको एक दूसरे की बात समझाने के लिए जबरदस्ती ना करनी पड़े, जिसमें पूछना ना पड़े तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, सूचना मिल गई अपने आप आ रहा है। वो जो कनेक्शन बनाए हुए लोग हैं उनका संगठन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक दूसरे को देख के राजी भी नहीं हो, उनका संगठन संगठन थोड़ी ना होगा। आदमी का सिर बराबर में खड़ा है वो संगठन थोड़ी है। आप आदमी ज्यादा हो वो संगठन नहीं है। संगठित होने का मतलब जब आप एक लय में काम कर सकते हैं। इस विषय में मेरा ये मतलब मुझे सोच में आ रही है ये बात कि इतने सारे संगठन मेरे साथ, मैं अपनी बात यदि करूं तो इतने सारे संगठन मेरे साथ टकराए। अपने जो गायत्री परिवार है, फिर आर्य समाज है, फिर ये संघ है, और भी बुद्ध वाले बहुत सारे लोग, जैन है, बहुत सारे टकराए, लेकिन किसी में भी मेरा इंटरेस्ट कभी नहीं गया। इसका क्या कारण हो सकता है? देखो, जो अपने लेवल पर चिंतन करने वाला व्यक्ति है ना, वो किसी के चिंतन को अपने सिर पर ओढ़ नहीं सकता। और जब कोई भी विचार के लोग, जब किसी संगठन के लोग किसी चलते आ रहे विचार को ही ढो रहे हों कि फलाने ने ऐसा बोला था और यही डन है, वहां ऐसा व्यक्ति नहीं कनेक्ट हो पाएगा। उसको कनेक्शन के लिए फ्रीडम चाहिएगा। उसको फ्रीडम जब तक नहीं मिलेगी ना विचारवान व्यक्ति को, तब तक वो कनेक्ट ही नहीं होगा। वो आप उसको कह करके किसी काम को नहीं करवा सकते। आप उसके सामने सिर्फ चैलेंज रख दो, वो अपने आप कर देगा, जो विचारवान है। और जिसे कहना पड़ रहा है कि तुमको ये करना पड़ेगा, मतलब अभी उसका अपना विचार डेवलप नहीं हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों का फर्क है। तो जो कमज़ोर व्यक्ति है, जिसका अपना विचार डेवलप नहीं हुआ है, वो ढूंढेगा कोई विचार मिल जाए, या उसके विचार को मान्यता भी नहीं मिल रही है, वो कुछ सोच रहा है और वो पूर्ण नहीं है विचार, उसको पूर्णता के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है कि आधा तो मुझे पास है, आधा और मिल जाएगा तो हम पूर्ण हो जाएंगे, या ये वाले पे काम करते वाला कोई व्यक्ति मिल जाएगा या कोई सिस्टम मिल जाएगा तो हम उसके साथ हो जाएंगे। वो ढूंढ रहे होते हैं, वो उस चीज से ढूंढ रहे होते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम जो चीज ढूंढ रहे हैं, यदि वो उस संगठन में नहीं है तो आप नहीं जुड़ोगे, नहीं जुड़ पाओगे। आप क्या ढूंढ रहे हो, इट्स अप टू यू ना। ये तो मतलब ये हर व्यक्ति का अलग है। इसमें तो संगठन की कोई खराबी या वो नहीं कहा जा ना सकता। ना 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 ना, वो अपना विचार लेके चले हुए हैं। वो एक संगठन एक विचार दे रहा है और आपको ये चीज चाहिए, जो आपको चाहिए वो दे रहा है तो वो आप जुड़ जाओगे, जो आपको चाहिए आप नहीं दे रहे तो नहीं जुड़ोगे। और आप उस टाइम पे संगठन के अभाव में किसी से जुड़ गए बाय चांस, एक टाइम पर आप अकेले फील कर रहे थे और आपको कोई अपना मित्र आपको कहीं लेकर के चला गया और उस टाइम के लिए आप जुड़ गए, तब आप फील करोगे कि जुड़ने के बाद आपकी ऊर्जा बढ़ रही है या आपकी घुटन बढ़ रही है। अगर आपकी ऊर्जा बढ़ रही है तो आप और जुड़ोगे, और अगर घुटन बढ़ रही है तो फिर आप उससे दूर होने का कोशिश करो, फिर बहाने ढूंढोगे, फिर कोई दूसरा व्यक्ति या विचार मिलते ही फिर आप उसके साथ हो जाओगे। नॉट ए बिग डील, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बातों से। अच्छा, इसमें डिस्कशन में ये आया समझ में जी कि इसका माने ये है कि ये जो जितना भी पीछे से मटेरियल है जिसको हम शास्त्र के नाम पे कह रहे हैं या किसी संगठन की बात चली आ रही है, तो वो जरूर मतलब इसमें पूरी संभावना ये है जो व्यक्ति जिनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चलाने वाले या कुछ भी कहें, उनको सारा एक्सेस था उनके पास, एग्जैक्टली है ना, और ओरिजिनल चीज भी उनके पास, कंट्रोल रखना चाहते हैं, ओरिजिनल चीज भी उनके पास है। तो जितने भी संगठन पुराने समय के हैं उनको अपने हिसाब से वो पेश कर दिया हो आज के समय कर में दिया। तो वो जो लिटरेचर उपलब्ध है लिखित में उसकी कोई गारंटी नहीं वो प्योर है। लिखित में जो भी है सब फ्रॉड है। खास तौर पे पिछले, अगर आपके पास मतलब अगर आज के टाइम पे जो लाइब्रेरीज में सामान उपलब्ध है वो सारा का सारा मैनिपुलेटेड है, जितना भी है। मतलब अंग्रेज जहां चले गए और जहां के यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को उन्होंने बंद किया, वहां का वो सारा असली नॉलेज ले गए। जब तक आपके पास एक्चुअल लिखी हुई कोई किताब, जैसे जो लंदन की एक लाइब्रेरी है, उसका एक्सेस केवल और केवल एलीट को है, जो उनके मेंबर हैं, केवल उनको। कोई शोधकर्ता, कोई स्कॉलर, कोई भी पढ़ने वाला, कोई भी रिसर्चर, उसका एक्सेस ही नहीं है। आपको रियल नॉलेज कभी नहीं मिलेगा। ये नॉलेज अगर आपको मिल सकता है तो केवल एक रास्ता है, जैसे हमारे ऋषियों को मिला था, सीधा, बिल्कुल सीधा प्रकृति से।
और उससे मिलने का रास्ता एक ही है कि आपके पास शांति होना ज़रूरी है, आपके कनेक्शन बनना ज़रूरी है। और वो कनेक्शन आज के टाइम पर पहले वो ऊर्जा जो थी वो गाँव में थी, तीर्थ स्थलों में थी वो ऊर्जा पहले। जैसे आपके गाँव में खेड़ा है, आपके पहाड़ पे कोई मंदिर बनाया है पुरखों ने, इन्होंने क्या किया, सारे के सारे मंदिरों को और उन सारे के सारी जो ऊर्जा के जो स्थल थे जहाँ से आपको ऊर्जा मिल सकती थी, मोनेस्ट्री हुई, पहाड़ों के ऊपर हुआ, कैलाश पर्वत हुआ, जहाँ लोग तपस्या करने जाते थे वो जगह हुई, उन्होंने सबको टूरिज्म प्लेस बना दिया। और कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेस, फ्लो बिगड़ गया एनर्जी का। वो क्या किया, टूरिज्म प्लेस बना करके वहाँ लाइट्स जो खास तौर पे एलईडी वाली और साउंड डीजे वाला, वो उन्होंने ऐसा कर दिया कि पहाड़ में जहाँ पर पुरखे ये कहते हैं कि तेज आवाज में भी नहीं बोलना है, वहाँ भी उन लोगों ने डीजे चालू कर दिया। वहाँ भी उन्होंने होटलों के अंदर रोज म्यूजिक बड़े लाउड साउंड में बजना चालू कर दिया, दूर दूर तक आवाज़ जाती है। वो प्योरिटी जो है एनवायरनमेंट की वो नहीं मिलती है। तो आज जो एनर्जी है वो जो उन पूजा स्थलों में थी वो शिफ्ट होकर के अब जंगलों में चली गई है। यानी अगर कहीं पर माना जाए, अगर उस ऊर्जा को, अगर उस नॉलेज को डायरेक्ट एक्सेस करना है तो जंगल एकमात्र रास्ता बचा हुआ है आज के टाइम पर। वो सारी ऊर्जा पेड़ों में शिफ्ट हो गई है, इसीलिए ये जंगलों को काट रहे हैं आज के टाइम पर कि इनको आध्यात्मिक नॉलेज हो गया तो सब ये सारा डर निकल जाएगा ना, सब कुछ निकल जाएगा, सब क्लैरिटी हो जाएगी। तो वो प्रोसेस है कि, और अब का जो समय है 25 का, 26 का, 27 का, 29 तक का, ये पूरी तरह से डायमेंशंस के चेंज होने का समय है। पूरी ऊर्जा एकदम फ्लो इतना जबरदस्त है कि आपको अपनी बॉडी के अंदर ऐसे सनसनी महसूस होगी, मतलब शरीर के अंदर ऐसे। अभी मेरे रोंगटे खड़े हैं, मतलब मैं उस ऊर्जा, ये देखो देखो आप, ये देखो, है ना, दिख रहे हैं ना, मतलब यू कैन फील दैट एनर्जी बेसिकली अगर आप उस कनेक्शन को नजदीक हो तो। वो अब सबके पास एक मौका है कि सारे उस ऊर्जा को एक्सेस करके और उस प्राइम सोर्स तक कनेक्ट होकर के फिर हमें सबको टुकड़ों में मिलेगा नॉलेज। और फिर हमको अपना नॉलेज, अपना ज्ञान ना झाड़ना हो, आता हो, और हम एग्जैक्ट वो बता सकें जो कुदरत कहने की कोशिश कर रही है। कुदरत इशारों में कहती है कभी भी, वो मंत्र की फॉर्म में या शब्द की फॉर्म में। शब्द ही सोर्स है सारी ऊर्जा का, पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व के कोर में शब्द है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी। इसलिए शब्द कोई भ्रम के आ गया है। हाँ, भ्रम। एक काशी के विद्वान गए थे एक हरिद्वार में, वो बड़े मंत्र विज्ञानी बनते थे अपने समय के। तो वो हरिद्वार में मिले एक संत से, तो उन्होंने वो दिखाया मंत्र लिखित में। बोला जी देखिए मंत्र पूरा है क्या? उन्होंने देखा, बोला नहीं अधूरा है। लेकिन वो शास्त्र के हिसाब से पूरा था। हाँ। उन्होंने कहा शास्त्र में तो पूरा है। हाँ। बोला यहाँ नहीं है, अंतरिक्ष में सुरक्षित है। हाँ। उन्होंने कहा उसको। हाँ। बोले लिखना चाहता है तो मैं बताता हूँ, लिख ले। हाँ। जुड़ के। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहां से मतलब इससे इशारा ये मिलता है कि शब्द जो है वहां सुरक्षित है। एग्जैक्ट वो है। और वो जब भी सृष्टि को चाहिएगा वो अपने देने के लिए वो अपने आदमी ढूंढेगी। वो इट इज नॉट कि हर कनेक्टेड आदमी को मिलेगा। हो सकता है कि किसी का कनेक्शन किसी अगले आदमी को कनेक्ट होने के लिए, प्रेरित करने के लिए हो, क्योंकि कुदरत ने उसको चुना है, उसको बताने के लिए चुना है। तो ये प्रयास कंटिन्यूअसली जारी जरूरी है। हमें नहीं पता किसके जरिए होना है, लेकिन वो प्रकृति अपना काम कर लेगी, वो दे देगी। क्योंकि एक टाइम तो आएगा जब अति हो जाएगी, उस वक्त तो आपको ये बिजली, ये मोटर, ये डीजे, ये साउंड, ये अजान, ये शब्द, और ये सुबह सुबह जो गुरुद्वारे में और मंदिर में और मस्जिद में जो बजता है, ये सब बंद करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इतना डिस्टॉर्टेड हो जाएगा दिमाग। उसको डिस्टॉर्शन के लिए सारा कुछ लाया गया है ये। और ये उन लोगों के पास एक्सेस था कि ह्यूमन माइंड, इसके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है उस पूरी ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होने की। और ये जो शरीर है, दिस इज नॉट अ बॉडी, ये एक टेम्पल है एक्चुअली, और ये एक तरह से पूरा का पूरा कनेक्ट होने का सिस्टम है ऊर्जा का। और इसका पर्पस ही हायर डायमेंशन में जाना है, और हायर डायमेंशन में जाने के लिए कनेक्ट होना जरूरी है। इसका पर्पस ये नहीं है कि आप नौकरी करो, आप
बस आपका पर्पस है होना, बस जैसे बाकी के जीव जंतु हैं वो लास्ट तक जाना और कनेक्ट होकर के उस डायमेंशन को हायर डायमेंशन में जा करके शिफ्टिंग करना। इसको मृत्यु लोक इसलिए बोला गया है धरती को, इसलिए स्वर्ग ऊपर बोला गया है, नरक को नीचे बोला गया है। यानी जब आप नीचे, लोग यहाँ चले गए कि नाभि से नीचे को नीचे बोल दिया और ऊपर वाले को ऊपर बोल दिया, वो नहीं है। ऊपर मतलब आपकी डायमेंशंस हायर, वाइब्रेशंस आपकी हायर हो जाएगी, तो आप ऊपरले उस फेज पे जाएंगे। ऊपरले फेज पे आप बेसिकली आपका पर्पस ही वो है, जैसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। आप इसको ऐसे देखिएगा कि आपको मरना कैसे है। ऊपर कौन जाएगा, हायर डायमेंशन में कौन जाएगा? केवल वो व्यक्ति जाएगा जो अपनी उम्र पूरी करेगा। उम्र पूरी कौन करेगा? जो निरोग रहेगा। जो निरोग कौन रहेगा? जो सारे नियमों को, प्रकृति के नियमों का पालन करेगा। प्रकृति के नियमों का पालन करने वाला निरोगी रहेगा। निरोगी आदमी को आज नहीं तो 50 साल में, 50 में नहीं तो 60 या 70 या मरने से महीना भर पहले समझ में आ जाएगा ये सब कुछ व्यर्थ है, और वो एकदम पीस की पोजीशन में आ जाएगा। अब उसको आपने अपने बुजुर्गों में कई लोग देखे होंगे जो मरने से पहले प्योर पीस में आ जाते हैं। आपका कटड़ा खुला हुआ है, खुला रहे, दूध पी रहा है, पीता रहे, वो इनका नुकसान हो रहा है, होता रहे, घर वाले कुछ भी हो रहा हो, वो मस्ती में होते हैं। दैट पीस इज द पोजीशन जब वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब उनको अपने मरने का समय पहले ही मालूम पड़ जाएगा, और सारी फैमिली से वो मिल के इंस्ट्रक्शंस दे के सारा काम करके अपनी वसीयत लिख के आराम से मरेंगे। और जब वो मरेंगे एकदम शांति होगी, और पूरे परिवार में किसी को भी उसके जाने का कोई दुख नहीं होगा। सबको लगेगा अपना सारा काम कंप्लीट करके गया है। दैट इज द मोमेंट जब वो हायर डायमेंशन में जा रहा है। अगर वो असमय मौत हो जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, वो बिजली पकड़ ले, उसको कोई लड़ाई में मार दे, क्योंकि नियमों का पालन करोगे तो लड़ाई भी नहीं होगी, और उसको दवाइयों से मार दिया जाए, इंजेक्शन से उसकी उम्र कम कर दी जाए, उसको किसी भी तरह से केमिकल्स दे के उम्र कम कर दी जाए, उसको डिप्रेशन दे दिया जाए, उससे उसकी उम्र कम हो जाए, जो उसकी एक्चुअल उम्र है उससे कम हो जाए। जब वो व्यक्ति अपनी निर्धारित आयु से कम उम्र में मरेगा, जब वो अननेचुरल डेथ मरेगा, तो नीचे डायमेंशन में जाएगा। फिर उसे दोबारा से इंसान बन के फिर हायर डायमेंशन के लिए काम करना पड़ेगा। ऊर्जा है ये तो ट्रांसफर हो रही है। बेसिकली आपको एक दिन तो आपकी आत्मा तड़पेगी हायर डायमेंशन के लिए, तब तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। वो आपका अब का जन्म हो सकता है, कभी का हो सकता है, कोई इसको जन्म पे भरोसा ना करे, कोई करे, कोई हार्डली मैटर्स। बट सिंपल फंडा ये है, अगर आप शांति से मर रहे हो तो हायर डायमेंशन में जाओगे, और आप कब मरोगे आपको नहीं मालूम है। तो आपको ऊपर जाने के लिए हर वक्त पीस में रहना पड़ेगा, और हर वक्त पीस में रहने के लिए आपको सच का रास्ता, लालच और डर से मुक्ति का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तभी आप हर टाइम, अब हमें थोड़ी पता है सुबह का सूरज देखेंगे नहीं देखेंगे। अगर हम पीस में सोएंगे और पीस में जान निकल जाए, हम ऊपर ही जाएंगे, हम स्वर्ग ही जाएंगे, जिसको स्वर्ग की तरफ जाएंगे, नीचे नहीं जा सकते हैं। दैट इज वाई हमको ऐसे कर्म करने का शिक्षा दी बुजुर्गों ने। वो अब कैसे बताए कोई आदमी, मतलब कई बार आदमी को बताने के लिए शब्द नहीं होते हैं। हायर डायमेंशन की बात बताने लग जाओ, छोटे बच्चे को नहीं समझ में आ रहेगा। या हायर डायमेंशन की बात तो केवल कनेक्टेड लोग या कनेक्शन जिन्होंने देखा, महसूस किया, समझा, पढ़ा और अपना जीवन बिताया, उसको समझ में आएगा, बाकी लोगों को नहीं आएगा समझ में। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही ना कि अंतिम में वो व्यक्ति जब पीस में चला जाता है, तो ये तो हमने अपने आंखों से देखा है तभी तो बिल्कुल सामने से देखा है। वो पहले बता देते थे बिल्कुल कि मैं फलाने दिन मरूंगा, सबको बुलाओ। हाँ, एकदम मैंने देखा अपनी आंखों से। अरे खुद सांस छोड़ते थे लोग, अपनी सांस वो अपनी मर्जी से छोड़ते थे कब जाना है उनको। ये जो बात शुरू हुई थी वो महर्षि दयानंद से शुरू हुई। तो मैं अपने मतलब जो मेरे जीवन के अपने जो मैंने देखा, दरअसल क्या है, महर्षि दयानंद की जो उनका नाम आता है, समाज सुधारक के रूप में वो जाना जाता है। हमने जो जाना कि महर्षि दयानंद, हाँ, कि एक समाज सुधारक वो रहे, जो समाज में विकृतियां आ गई थी उनके खिलाफ उन्होंने या उनके मतलब उनको दूर करने के लिए, उनको दूर करने समाज को जागृत काम किया बेसिकली। हाँ, अच्छा, कुछ चीज़ें जो हमने अपने जीवन में अपने में देखी, क्योंकि मेरा 67 का जन्म है, तो जैसे हमारे बढ़ी थे, लोहार थे,
जब हम थोड़ा बड़े हुए तो हमारे घर आते जाते थे, मतलब खेतों में से चारा ले जाना, काम करना, ये करना, दरवाजे चढ़ाने, लकड़ियों काम करना, चक्की का काम करना, घर का वो सारे काम करते थे। तो हम भी थोड़ा, पिताजी कहते थे और वो बड़ी के यहाँ गड़ा से दिया हो, शाम को ले आना। अब हम चूंकि बच्चे थे तो जोट में चलते थे, तो 3-4 और भी थे। अब चूंकि आना जाना था, बड़ी के यहाँ चले गए, गड़ा से रख दिए, ले जाएंगे, वहीं अपने खेलने में लग गए। उनके बच्चे हमारे साथ के सही है। अब उनकी कुइया थी वहाँ, कुइया पे डोल रखी थी, हमने डोल डाली, पानी निकाला और पी लिया, और अपना पी लिया। अब वो जो साथ के बच्चे थे, अब उन्होंने वहाँ आके घर बता दिया कि तो यहाँ कुमार की वो पी के आए, मुसलमानों के यहाँ हाँ, उनके कुइया का पानी पिया, अब फलाने पिया। अब हमको पता कुछ वो नहीं थी। अब हमारी मतलब वो कह के वहाँ, लेकिन हमारे पिताजी और हमारी अम्मा जो थी वो ज़्यादा इन बातों में भरोसा नहीं करती, वो नहीं करती थी। लेकिन उन्होंने वहाँ खूब ये बात प्रचार की कि मतलब कि भाई मतलब इतना ये हमने, हाँ। अब आपने जो ये देखा ना, इसका ऊंच नीच छुआछूत ना, ऊंच नीच छुआछूत नहीं है यहाँ एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम केसेस में जो गांव में 2 तबके ऐसे हैं जो खूब मांस खाते हैं। एक भंगी जो है वो सुअर पाल रहा है, मुर्गे पाल रहा है जो, और दूसरा मुसलमान, ये मीट मांस खा रहा है। और जो अनाज बो रहा है किसान, वो मीट मांस नहीं खा रहा है उस टाइम पे। मुझे याद है उस टाइम पे जब आप देखो नहीं खाते थे, उस टाइम पे मांस मीठे नहीं खाती थी। तो बेसिकली क्या है, वहाँ जो डिफरेंस है ना, वहाँ जो उससे डिफरेंस का जो बेस है वो मांसाहार और शाकाहार है, कि उनके बर्तन हमारे बर्तन, उनका खाना हमारा खाना, उनका काम हमारा काम, और उनका जिन चीज़ों से एक्सपोजर है उस एक्सपोजर को उधर मिक्स करना है कि नहीं करना, वो था बेसिकली। वहाँ छुआछात नहीं है, वहाँ उस कुम्हार के प्रति कोई गुस्सा या छुआछात या उसको निम्न मानने वाला कोई पॉइंट नहीं है। वहाँ भंगी को भी निम्न नहीं माना जा रहा है, सिर्फ उसके उस काम की वजह से, उस जगह की मौजूदगी में, कि मतलब वो मांसाहार खाने वाला आदमी, हम लोग थोड़ा सा बचा के रखते हैं ना, कि जैसे मंदिर में हम बेल्ट नहीं लेके जाएंगे, है ना, वो सब चीजें भाई, बेल्ट जो है चमड़े की बनी है, और इस बटुआ नहीं लेके जाएंगे चमड़े का, वो भी तो चलता है ना। तो वो छुआछात है, मतलब वो अल्टीमेटली वही छुआछात है, उतनी ही छुआछात है वो एक्चुअली। तो उसको प्रेजेंट तो आप जैसे मर्जी कर लो ना अपनी बुद्धि से। कोल्हू चलते थे हाँ जंगल में, अब वो झुकाई का उसका जो काम करते थे, वो उस बिरादरी का काम करते थे जो खेतीहर किसान थे, खेत जमीन नहीं थी लेकिन उससे जुड़े हुए थे। अब एक वो काम करता था, ठंड का समय था क्योंकि कोल्हू चलते ही ठंड में थे गन्ने के, तो हमारे एक बाबा लगते थे, उन्होंने उसको एक नया कुर्ता बनवा करके उसको दे दिया। अब उसने वो लेकर के तभी वो जो राख थी उसमें वो रगड़ा, और रगड़ करके वो बोले ना क्या नंबरदार, मैं आपके सामने अब इसको नए को थोड़ी पहनूंगा। मतलब उसने वो राख में रगड़ के पुराना किया, तब वो पहना उसने। एक हमारे जो कोई लबारा कोई बड़ा हो गया, कटिया कटला, तो वो हमारा एक मामा था, वो पशु चुगाता था, तो वो मंगा लेता था वहाँ के, जो कोई कटिया उटिया हुआ करे तो यहाँ भेज दी, तो वही भेजता था वहाँ से। तो एक मुझे आज भी उसका वो है, मिर्चानी नाम था, बाल्मीक था, वो आता था, वो अब कटिया लेके जाता था, और जब वो चुक करके भैंस बन जाती थी तब वो छोड़ने जाता था। अब उसको हम खूब कहते थे कि तू यहाँ सो, ये कपड़ा लाए, ये खूब लाए या नहीं। वो जहाँ हमारे ठंड में पशु बनते थे उसी में पुराल डाल करके उसी में सोता था। नहीं अगर वहाँ नंबरदार ने सुन ली कि लौंडिया कहे जाके और तू तो नाना का मतलब वो लड़की के घर जा गया, मतलब उनके मतलब इसका मतलब कुछ वो रहा तो होगा जब उस मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखो जो शुरुआत है वो काम को लेकर के है। नहीं, जब ये मेरे सामने बात थी वो तो आपके सामने, महर्षि दयानंद का समय तो और पुराना था। मैं वो कह रहा हूँ कि महर्षि दयानंद के समय में और आपके समय में दोनों समय एक ही है असल में, क्योंकि कोई भी व्यवस्था बदलने में 50, 60, 100 साल तो लगते हैं। तो जो अंग्रेजों के समय पर जो समाज है, किसी के पास धन की कमी नहीं है,
मैं आपको अंग्रेजों के टाइम की बात बता रहा हूँ, जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आता है, उस टाइम पे भारत की जो इकोनॉमी है वो कितनी है, जीडीपी कितनी हाँ, है, जी, वो 24% तो धन का- है। मतलब हर घर के अंदर सोना है, चांदी जी, है, जी, जी। हर घर के अंदर अनाज की कोई कमी नहीं है, किसी के घर में आदमियों की कमी नहीं है, मेहनत कशियों की कमी नहीं है, बीमारी कोई नहीं है, अपराध कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। इतनी समृद्धि केवल तब हो सकती है हाँ, नासमझी तो आ गई थी, नशा ना हो। नासमझी जरूर आ गई। वो नासमझी नहीं, वो बेसिकली हमारे कल्चर में नए आदमी को अतिथि के रूप में शामिल करना और उसकी बात को सुन लेना और सहजता से लेना, परमात्मा का आदमी समझना। उनको नहीं मालूम था वो इतने बड़े चोर निकलेंगे ना अंग्रेज, वो नासमझी भी नहीं थी, वो उनकी नहीं, भलमानसी थी। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, हमारे पिताजी के 6 भाई थे, हाँ। तो जो सबसे बड़ी ताई थी हमारी, उनका मकान कच्चा था, पुराना, मतलब जो पुराना मकान था उनको छोड़ दिया था, हाँ, तो सबके पक्के बन गए थे। हाँ, विनाश कर विनाश लिया है, था। हाँ, मैं वही कह रहा लेकिन हूँ। कोई जैसे एक नादिया आता था, हाँ। नादिया, तो उसमें मुट्ठी में अनाज लेकर के उससे पूछते थे, ये मतलब हाँ, खाली मुट्ठी पर अगर उसने मुंह रख दिया हाँ, तो हमारी ताई हर एक से, कोई पंडित जी आ जाओ या कोई घूमता बकारे गेरो का, तो से पूछते थे। तो वो नादिया से ये पूछा ही कि सबके मकान पक्के हो गए, मेरा कब होगा। अब मैं आज मुझे लगता कि वो नासमझी थी उनकी। नासमझी, वो नासमझी तो मीडिया के माध्यम से अंग्रेजों ने डाली थी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने अपने उस भंगी वाली जो बात बताई थी, वाल्मीकि वाली, वो भी, और जो दूसरी बातें थी, उन सारी बातों में वो सारी डिस्टॉर्ट होके आई थी। जब मैं ये कह रहा हूँ कि 1600 में इतिहास के आंकड़े ये बताते हैं कि हम इतने समृद्ध हैं, तो क्या एक समृद्ध आदमी दूसरे समृद्ध आदमी को नीचा मान सकता है? लॉजिकली मान के देखिए। नहीं, वो जो आप कह रहे हो ना, नासमझी की बात, जैसे अगर नासमझी में भी नहीं मान सकता ना। ताई की जो, देखो, वो आदमी गरीब, जिस टाइम पे आप उस वाल्मीकि को देख रहे हो, उस टाइम वो वाल्मीकि गरीब हो चुका है। उस टाइम उसे अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं, लेकिन मैं जब बात कर रहा हूं 1600 में, तब वो सिस्टम के अंदर शामिल मैं है। आपकी बात का ही समर्थन कर रहा हूं। अगर कोई किसी के साथ जो व्यवहार नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, तो वो भी उसका वैल्यू, उसको अज्ञानता में ही कर रहा है कि उसको वैल्यू नहीं है। क्योंकि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं मेरी 22-23 साल की उम्र थी, शादी मेरी हो चुकी थी, तो हमारे जो साले सट्टे, उनका एक फौजदारी हो गई, 307 का मुकदमा वो लग गया उन पर, तो उसमें मैं पैरवी कर रहा था। तो एक बुलंदशहर जिले के वो पंडित जी थे, लीडर टाइप थे, हमारे गांव में डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उनका डॉक्टरी में रुचि कम थी, नेतागिरी में ज्यादा। मुझसे वो इतनी मित्रता बांध गए कि जिसको ठीक नहीं, मतलब मेरे साले ना, जैसा उनके ही जो है रिश्तेदार, अब वो पैरवी में, वो बुलंदशहर के थे, मेरी ससुराल बुलंदशहर में हुई, मतलब तो उसी जिले में वो था। तो उन्होंने मेरे साथ वो करी, तो एक दिन मुझे जो है वो अपने गांव ले गए। गांव में उन्होंने चाय बनवाई दुकान पे, अड्डे पे, और उसी समय वहां एक दूसरी बिरादरी का व्यक्ति, मैं बिरादरी का नाम नहीं लेता, दूसरी बिरादरी का व्यक्ति वो आया, बोले यहाँ सुन, झूठा कुल्हड़ पड़ा था, ये कुल्हड़ उठा, उन्ने कुल्हड़ उठा लिया, अपनी चाय में से उसके कुल्हड़ में झूठा किसी का पड़ा हुआ कुल्हड़, उसमें चाय कर दी, पिला और पी के, अच्छा पंडित में जाओ। मतलब ये क्या विधि है पंडित जी? मतलब चाय पिला, उसको चाय पिलाई, उसको मतलब उसको नीचा दिखाने, या मतलब अपना हम बड़े, अब मुझे इतनी घृणा आई। वो तो तभी आई ना, वो तो तब आई जब एक बिरादरी को अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरी बिरादरी के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। जी, हमने स्थिति वो बनाई। हाँ, हम अगर वो बिरादरी भी उस बिरादरी के ऊपर निर्भर हो अपना जीवन यापन करने के लिए, भाई जैसे किसान को अपना काम करने के लिए, मैं ये कहूँ, मजदूर की जरूरत पड़ती ही रहे, तो क्या किसान कभी मजदूर का अपमान कर पाएगा? नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, कर ही नहीं अगर पाएगा। वो तब तक ये मानेगा कि ये मेरे काम में सहयोगी है। लेकिन जब दिमाग में ये आ जाएगी कि ये मुझ पर आश्रित है, तो ये दोनों में अंतर है। तो ये अज्ञानता तो हुई। तो भारत की जो व्यवस्था है वो आश्रित की नहीं है, आश्रित की नहीं, वो सहयोगी की है। तो ये जो व्यवस्था आश्रित वाली है, ये अंग्रेजों के बाद ही तो आई है ना।
तो यानी आपको जो कुरीतियों का जो नाटंकी बताया गया और भारत के अंदर कुरीतियां थी, ये अंग्रेजों ने बताया आपको। हो सकता है उन्होंने यही काम किया होगा, भाई ये तुम्हारे सहयोगी हैं। उन्होंने उंगली करी ना कि तुम्हारा, अरे तुमसे ही ऐसे कर, गांव में किसी एक ने कर दिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता है जिस तरह से प्रचारित किया जाता है कि मान लो ये बोल देते हैं, जय भीम वाले बोल देते हैं कि हमको कुओं पे पानी नहीं भरने दिया जाता था। मैं बिल्कुल कन्फर्म हूं कि भारत के अंदर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुओं की कमी थी ही नहीं, उनके पास अपना कुआं होगा जरूर कि मोहल्ले वाइज कुएं होंगे 100%। और दूसरी बात, इतनी कोई भी खुद के कुआं निकाल लेता, उन दिनों में पानी इतना ऊपर है। जो हमारे ऊपर मतलब जो हमारे सहयोगी थे, हमको ये भरमा दिया गया कि ये आश्रित है तुम पर। असल में क्या हुआ होगा, कभी किसी परिवार में जैसे एक कोई गुंडा टाइप का बच्चा पैदा हो जाता है, वो अपना रोब झाड़ने के चक्कर में उसने किसी गरीब के ऊपर हाथ उठा दिया होगा, और उसको जैसे आज के टाइम पर दो बच्चों की लड़ाई को जात की लड़ाई मान लेते हैं और जात की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही वो उस वक्त भी जात की लड़ाई किसी ने बना के पेश कर दी हो। बिल्कुल कि राजपूतों ने चमारों के साथ ऐसा कर दिया, या जाटों के साथ ब्राह्मणों ने, या किसी के साथ, कहने का मतलब जाट ने किसी चमार के साथ, वो उस वक्त भी ऐसे प्रचारित गलत तरीके से इसी तरह की राजनीति करने वालों ने प्रचारित कर दिया। वो अखबार में या किताब के अंदर छप गया और आपने उसको सत्य मान लिया। ये इसी तरह से ये समाज के अंदर गरीबी थी, मतलब भूखमरी थी, हमारे देश में ये कुरीतियां थी, ये सारा प्रोपेगेंडा है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ, प्रकृति के साथ जुड़े हुए, इतने लेवल पर जुड़े हुए आदमी ये घटिया काम नहीं कर सकते। मेरी अपनी बड़ी बेटी जो वाल्मीकि मतलब गांव की बेटी थी, जो कमाने आती थी, गांव की बेटी थी, विधवा हो गई थी, तो गांव में ही रहती थी, तो वो कमाना आती थी हमारे। कमाने के बाद फिर वो सफाई वफाई करके अपना बर्तन लेकर के रोटी, सबसे रोटी जिनके कमाती थी और रोटी जाती थी रोज जाती थी। तो हमारी जो बड़ी बटिया थी, कुछ कर लो कितना ही भी, उससे ही रोटी लेकर खाती थी खाने। अब उसे हमारी चाची ताई जो है वो धमका के, और वो हमारे उसकी मम्मी से कह रही, तो ये व्यक्ति कहता है नहीं बताओ, मैं तो कितनी बार कर ली है जब ना मानती। और हमारी अम्मा वहाँ कटोरदान में रोटी जो है वो हमारे से तो गई है। अरे हमारी तो रोटी है, और रोटी भी यहाँ पर जाते ही क्यों रोटी पकड़ के, जब नहीं मानती उसमें तो लेके खा रहा है, और बुआ बुआ करके पहुंच जा, बुआ रोटी दो। तो ये हमारी बहुत मना करती थी। अगर वो डीएनए में नहीं होता तो कैसे करते हो? तो मतलब इतना जो है, एक्चुअली ये मतलब प्रोपेगेंडा को समझना बहुत जरूरी है कि उस लेवल पर एक बार सोचना चालू तो करो ना। बिल्कुल कि अभाव में है सारा पंगा। जब हम कोई ऐसी व्यवस्था बना लेंगे गांव में कि किसी के पास भी अभाव नहीं है, अबंडेंस है, सबके पास जितनी जरूरत का सामान है फुल है, अब बताओ हमारा क्या झगड़ा है एक दूसरे से? उन बिरादरियों के बिना पहले भी हमारा काम नहीं चलता था, आज भी नहीं चलता, उनका भी नहीं चल, तरीका बदल गया, बस तरीका बदला है। आज भी उनको पैसा इन्हीं बिरादरियों से जा रहा है, बिरादरी से पैसा जा रहा है, अनाज भी बिरादरियों से ऐसे ही जा रहा है, लेकिन ठेकेदार कोई और बन गया। सामाजिकता जो तो व्यवहारिक वो कट गई। अब वो वही की दुकान पर जाते हैं, गाड़ी बनवाते हैं, बिल्कुल बात काम तो वही कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे ये शेषोधर जी कह रहे थे जी, सुधार मान लो अब सुधार है, पहले बिगाड़ था, तो सुधार के लिए तो प्रयास किसी ने किया नहीं इसमें? कौन सा कोई सिस्टम ने ये किया हो कि भाई वो जो छुआछूत वाला था अब तो बैठता है ना खाट पे आकर, वो रोकता है कोई उसे? तो इतना कितना जबरदस्त कोई कैंपेन चली इस पे? कुछ भी नहीं चला, कुछ भी नहीं चली ना, ऑटोमेटिक हो गया ये। आपकी कुर्सी पे, आपकी मेज पे, आपकी खाट पे आके कोई ऐसे कैसे बैठ जाएगा आपकी मर्जी के बिना? चाहे आप सामाजिक चाहे कानून कुछ भी कर ले, आपके घर में थोड़ी कोई घुस जाएगा, एंट्री भी नहीं कर सकता। नहीं, तब भी उस टाइम भी ज्यादा लोग ऐसे ही थे जो मतलब उनके साथ कोई दिक्कत व्यवहार अच्छा रखते थे। ये सारी गड़बड़ी जनाब, सारी गड़बड़ी 1900 से लेकर 2000 के बीच में हुई है। पूरे मतलब इन्हीं 100 सालों की है ये सारी। इससे पहले भारत में ऐसा कोई चीज मैं मान ही नहीं सकता। मेरे पूरे गांव नहीं, ये देखो केवल एक ही परिवार बदनाम है कि इसने और जातियों के साथ इतना जो है दुर्व्यवहार किया। एक ही परिवार, हाँ वही है बस। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। किसान को भी अकड़ था भाई जी जब डलहौजी आया ना भारत में। पहले जमीन किसी की नहीं थी, गांव की थी, किसी के नाम नहीं थी जमीन। वो इसीलिए तो वो डलहौजी ने पूछा भाई कौन खेती कर रहा है इस पे, बताओ तुम। उसके नाम बोला जी ये वीरेंद्र सिसोदिया जी कर रहे हैं। कितनी है? इतनी है, 4 एकड़ इनके नाम कर दिया। जाओ भाई,
जैसे ही मेरे नाम आई जमीन गांव में, मेरे को चौड़ा हुआ। और वो जो व्यवस्था थी सहयोग की, वो जो किसान उसमें हाली है, पाली है, के लिए ही खेल था ना वो सारा, हाली हल चला रहा था, तो वो उस समय था सहयोगी। जैसे ही मेरे नाम है, ओए, तो मेरा नौकर हो गया वो। ये डलोजी ने करा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये व्यवस्था सारी पिछले 100 सालों की है, ज्यादा करोगे 200 साल की बस। उससे पहले का भारत और आने वाले टाइम का भारत अलग है। ये बीच का जो मिसकंसेप्शन का भारत है, उसी का अपनी ट्राई है, बाकी तो और तो क्या है।